हेलो बच्चों, उपर्युक्त वीडियो में हमने टाइल नामक कर पर प्रकाश डाला कि टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। और अगला क्वेश्चन क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन हैं? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। और ये कौन थे? एक दार्शनिक थे जिन्होंने स्पिरिट ऑफ द लॉज का सिद्धांत दिया। इसके माध्यम से इन्होंने शासन की शक्तियों का 3 संस्थाओं में विभाजन करने का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? क्या क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? आंसर है 13 उपनिवेश थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी में हुआ? क्वेश्चन क्या है, मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी में हुआ? आंसर है 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही फ्रांस में एक नए वर्ग का उदय हुआ था, जैसा कि हम आपको चैप्टर समझाते समय बताए हैं कि जो नया व्यापारिक वर्ग उभर कर सामने आया, जिसने रेशम के व्यापार से वस्तुओं के आयात निर्यात से क्या कर लिया, स्वयं को संपन्न कर लिया। और इसी मध्यम वर्ग द्वारा ही क्रांति का नेतृत्व किया गया। इस वर्ग में पढ़े लिखे लोग भी आते थे। व्यापारियों के अतिरिक्त कौन आता था बच्चों? पढ़े लिखे लोग। तो यह वर्ग कब सामने आया? 18वीं शताब्दी में। अगला, तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली घोषित किया। तृतीय एस्टेट, जैसा कि हम अभी उपर्युक्त क्वेश्चन आंसर में समझाए हैं कि तृतीय एस्टेट ने स्वयं को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन, 1791 ईस्वी के संविधान का उद्देश्य क्या था? क्या है क्वेश्चन, 1791 ईस्वी के संविधान का उद्देश्य क्या था? आंसर है सम्राट के शक्तियों को सीमित करना था। तो 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके द्वारा लुई 16वें के शक्तियों को सीमित कर दिया गया और उसे संवैधानिक प्रधान का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना? उत्तर है 1791 ईस्वी में। क्या हुआ? फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ था? या फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ था और फ्रांस गणतंत्र कब बना था? तो आंसर है 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस में आतंक राज किसे कहा जाता है? कब से कब तक के काल को कहा जाता है? तो फ्रांस में आतंक राज का काल क्या है? 1793 से 1794 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है? आतंक का राज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में रॉबेस्पियर द्वारा निरंकुश शासन किया गया। वह किसी के सलाह को नहीं मानता था, वह अपने विरोधियों के बातों को बर्दाश्त नहीं करता था और उन्हें गिलोटिन पर चढ़वा देता था। इसलिए जनता उसके शासनकाल को आतंक काल के नाम से पुकारती थी। फ्रांस में 1793 से 94 तक रॉबेस्पियर ने शासन किया था और इसी के काल को क्या कहा जाता है? आतंक राज के नाम से जाना जाता है। अगला है कि कन्वेंशन क्या था? तो कन्वेंशन बच्चों
नवनिर्वाचित असेंबली का नाम था। आतंक राज के पश्चात क्या हुआ कि एक कन्वेंशन का निर्माण किया गया जो जनता द्वारा निर्वाचित होता था। नवनिर्वाचित असेंबली, तो असेंबली के जो प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते थे उसे ही क्या कहा गया? कन्वेंशन कहा गया। अगला क्वेश्चन उसी से अटैच है कि रॉब्सपियर कौन था या किसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? आतंक काल। तो रॉब्सपियर के शासनकाल को आतंक का काल कहा जाता है। क्वेश्चन है रॉब्सपियर या रोबेस्पियर के शासनकाल को क्या कहते हैं? आतंक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 जनवरी 1793 को क्वेश्चन है लुई 16वें को फांसी कब दी गई या गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? आंसर है बच्चों 21 जनवरी 1793 ईस्वी को प्लेस डी ला कांडार्क में। कहाँ? प्लेस जगह का नाम है ये, जिस जगह पर लुई 16वें को अभियुक्त मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कहाँ सुनाई गई थी? प्लेस डी ला कांडार्क में लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। तब वह अभियुक्त सिद्ध हो गया और उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। कब चढ़ाया गया बच्चों? 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? रॉब्सपियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? रॉब्सपियर जो कि आतंक राज का संस्थापक था, जिसने कि गिलोटिन नामक मशीन पर लोगों को चढ़ाया था, यानी फांसी की सज़ा देता रहता था, जो पूरे देश में आतंक का राज मचाया हुआ था, फैलाया हुआ था, उसको भी बच्चों क्या हुआ? उसी गिलोटिन पर जनता द्वारा चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पर मुकदमा चला उसी के द्वारा स्थापित न्यायालय में, जिस न्यायालय के द्वारा उसने सैकड़ों हजारों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, दिलवाई थी, उसी न्यायालय द्वारा रॉब्सपियर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया और देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध होने के पश्चात उसे 1794 ईस्वी में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो गिलोटिन क्या था? फांसी देने वाली मशीन थी जिस पर सर रख कर के धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसको गिलोटिन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, उसी के नाम पर इसका नाम गिलोटिन पड़ा था। तो रॉब्सपियर जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत है ना बच्चों। तो वही हुआ जैसा उसने किया, जो बोया वही काटा। तो उसने क्या किया था? गिलोटिन नामक मशीन बनवाई थी और उसी पर सबको चढ़ाता था, यानी उस फांसी लगवाता था, न्यायालय में सज़ा दिलवा करके फांसी लगवाता था। तो उसको भी उसी विधि द्वारा, यानी न्यायालय में देशद्रोह का मुकदमा चला करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात सत्ता किसके हाथ में आ गई? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात सत्ता किसके हाथ में आ गई? आंसर है मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। तब मध्यम वर्ग के हाथ में जो सत्ता आई वह 2 चुनी गई विधान परिषदों के माध्यम से शासन करता था। अगला डायरेक्टरी या डायरेक्टरी परिषद क्या थी? तो आंसर है परिषदों द्वारा 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका का गठन किया गया था, उसे ही क्या कहा जाता था? डायरेक्टरी कहा जाता था। ऊपर अभी बताया है ना विधान परिषद का प्रावधान, तो वही विधान परिषद क्या करती थी?
की 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का गठन की थी, उसी को क्या कहते थे? डायरेक्टरी। अगला क्या है? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने किसके उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्वेश्चन क्या है बच्चों? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने किसके उदय का मार्ग प्रशस्त किया? आंसर है डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? ओलंप दे गूंज कौन थी? क्या प्रश्न है बेटा? फिर से सुन लीजिए। ओलंप दे गूंज कौन थी? तो ये एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी महिला थी। ये फ्रांस में उस समय रॉबेस्पियर शासन कर रहा था, और जिस समय रॉबेस्पियर के नेतृत्व में गणतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए बोल्शेविक पार्टी का गठन किया जा रहा था, जैकोबिन क्लबों की स्थापना की जा रही थी, उसी समय महिलाओं ने भी राजनीतिक वार्तालाप के लिए, राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए महिला क्लबों की स्थापना की। जैसे कि पुरुषों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना राजनीतिक विचार विमर्श के लिए की थी, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं ने भी क्लबों की स्थापना की थी, और जिसमें महिला क्लब में जोरदार सरकार के कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला कौन थी? ओलंप दे गूंज। इन्होंने महिलाओं के लिए कार्य के घंटे तय करने, समान वेतन देने, समान अधिकारों की मांग करने का बीड़ा उठाया, यानी मांग की। और रॉबेस्पियर की सरकार ने क्या किया कि महिला क्लबों को अवैध घोषित करते हुए बंद करवा दिया। ओलंप द गूंज ने इसका जोरदार विरोध किया, और फिर ओलंप द गूंज पर क्या हुआ? जैकोबिन सरकार ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और फिर अगले दिन क्या किया कि ओलंप द गूंज को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार एक क्रांतिकारी महिला का अंत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैकोबिन सरकार की गलत नीतियों के वही है ऊपर का ही कि विरोध के कारण 1793 में नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया गया। किसको? ओलंप द गूंज को। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त किया? क्वेश्चन क्या है बेटा कि फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त किया? आंसर क्या है? 1946 ईस्वी में। क्या किया? फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अगला क्वेश्चन, दास प्रथा किसे कहते हैं? दास प्रथा किसे कहते हैं? तो इंसानों द्वारा इंसानों की खरीद फरोख्त, यानी खरीदने और बेचने की क्रिया को ही क्या कहा जाता था? दास प्रथा कहा जाता था। है नहीं रहेगा, पास्ट हो गया क्योंकि था। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1848 ईस्वी में फ्रांस में दास प्रथा का अंत हुआ। बच्चों, विश्व में नहीं हुआ था, केवल फ्रांस में। यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का अंत हुआ, पूरे विश्व से नहीं हुआ था। दास प्रथा का अंत करने का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को है, और अब्राहम लिंकन को इसी वजह से अब्राहम लिंकन की हत्या भी हुई थी। अमेरिका में गृह युद्ध भी चला था काफ़ी लंबे समय तक, और इसके पश्चात कहीं जाकर के दास प्रथा का अंत हुआ, लेकिन फ्रांस में 1848 में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह कब बना? क्या है बेटा
कि नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह कब बना? आंसर है 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह बना। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब और कहाँ हुई? आंसर है नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में वाटरलू में हुई। और नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आंसर है 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन की मृत्यु हुई। तो वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। कहाँ कर रहा था? सेंट हेलेना द्वीप में। और वहीं पर निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए एक सैनिक तानाशाह जिसने फ्रांस को एक सशक्त राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया, उसका अंत निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए सेंट हेलेना द्वीप में 1821 ईस्वी में हो गया। और नेपोलियन के पश्चात ही फ्रांस में दास प्रथा का अंत हुआ, क्योंकि नेपोलियन द्वारा दास प्रथा जारी रखने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? क्वेश्चन क्या है बेटा कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विरासत क्या थी? आंसर, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विरासत स्वतंत्रता व जनवादी अधिकार थे। क्या थे? स्वतंत्रता व जनवादी अधिकार फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य विरासत थे। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के फलस्वरूप यूरोप में किस व्यवस्था का अंत हो गया? क्वेश्चन क्या है? 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के फलस्वरूप यूरोप में किस व्यवस्था का अंत हो गया? आंसर है सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। किसके फलस्वरूप? कब हुआ? 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ और फ्रांस में 14 जुलाई राष्ट्रीय पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्रांस में 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ। और बास्तिल दुर्ग को क्या माना जाता था? राजाओं के निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए 14 जुलाई फ्रांस में बास्तिल दुर्ग के पतन के कारण राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस के ध्वज में कौन कौन से रंग हैं? या फ्रांस का ध्वज कैसा है? फ्रांस का ध्वज भी हमारे ध्वज जैसा ही है, तिरंगा है। इसी ध्वज को देख करके राजा राम मोहन राय के मन में, जो कि हमारे महान समाज सुधारक थे, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने ही फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर के अपने देश में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया था। ये फ्रांसीसी क्रांति से की स्वतंत्रता, समानता, जनवादी, जैसा कि अभी बताया, स्वतंत्रता व जनवादी अधिकार क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण विरासत थे। तो इस अधिकार से कौन प्रेरित था? हमारे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय फ्रांसीसी क्रांति विचारधारा से प्रेरित हुए थे। एक बार वे हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने जिद किया और पेरिस में उतरे और फ्रांस के ध्वज को देखा, आकर्षित हुए और उन्होंने भी तिरंगे झंडे की कल्पना की। तो यहाँ भी क्या है? तिरंगा झंडा है। फ्रांस के ध्वज में 3 रंग हैं। अंतर क्या है कि हमारे ध्वज में कौन कौन सा रंग है? केसरिया, सफ़ेद और क्या है? हरा।
और यहाँ क्या है, नीला, सफ़ेद व लाल है। नीला, सफ़ेद और लाल, यह फ्रांस के ध्वज के 3 रंग हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग के पतन के कारण फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में 14 जुलाई मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 जुलाई मनाया जाता है। 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट थे, हमने पूरा आपको बताने का कोशिश किया है। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि लघुत्तरी और अति लघु के अंतर्गत आएंगे। जैसे लघुत्तरी में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? आपके चैप्टर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है लघु प्रश्न है। पहला, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इस पर हम विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत कि फ्रांसीसी क्रांति कब और कैसे शुरू हुई, उसी वीडियो को देख करके इसका आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी क्रांति से किन समाज के किन तबकों को फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए विवश हुए? और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी कौन सी विरासत छोड़ गई? कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? अगला क्वेश्चन है, क्या नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? के उदय को कैसे समझा जा सकता
है। और लास्ट है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए की सूची बनाएं जो कि फ्रांसीसी क्रांति से विश्व को मिले। तो बच्चों, ये लघु उत्तरीय के क्वेश्चन हैं। इनको आप हमारे जो हमने 5-6 वीडियो भेजे हैं उसमें से देख करके, सुन करके इसका आंसर लिखना है। फिर भी हम समझा दे रहे हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो टेनिस कोर्ट की शपथ है, महिलाओं का पेरिस के महल की तरफ धावा है, और इसमें तीनों स्टेट का वर्णन है। ये फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा था, ये हमने चित्र द्वारा आपको ऐसे समझाने का पिरामिड बना करके कोशिश किया है। ये सब 2-3 वीडियो के अंतर्गत ये उत्तर मिलेगा। दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति से समाज के किन तबकों को फ़ायदा मिला? तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तबके को फ़ायदा मिलेगा। तृतीय वर्ग को ही फ़ायदा मिलेगा ना। और कौन से समूह सत्ता छोड़ने को विवश हुए? तो जो शासन कर रहा था वही समूह न सत्ता छोड़ने के लिए विवश होगा। तो कौन? कुलीन वर्ग विवश हुआ। और कुलीन वर्ग में कौन आता था? राजा, पादरी। तो यही दोनों शासन कर रहे थे। दोनों क्या थे? और क्रांति के नतीजों से किन तबकों को निराशा हुई होगी? कुलीन वर्ग को निराशा हुई। सत्ता छोड़ने के लिए कौन विवश हुआ? राजा और पोप विवश हुआ, यानी प्रथम स्टेट के लोग। और निराशा किसे हुई? पोप को और पादरी को निराशा हुई, यानी द्वितीय स्टेट के लोगों को निराशा हुई। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जैसा कि अभी हमने उत्तर में बताया है कि 37वां उत्तर जो था, 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के फलस्वरूप यूरोप में सामंती व्यवस्था का अंत हो गया, यानी सामंती व्यवस्था के अंत करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। और स्वतंत्रता एवं जनवादी अधिकार जो है, ये विरासत फ्रांसीसी क्रांति 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए छोड़ गई। क्या क्या? स्वतंत्रता व जनवादी अधिकार तथा सामंती व्यवस्था का अंत। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? अभी हमने बताया कि रॉबेस्पियर के शासन के अंत के पश्चात जो डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, उसकी असफलता के फलस्वरूप ही नेपोलियन का उदय हुआ। इस पर हमने डिटेल्स प्रकाश डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख करके इसका आंसर लिख सकते हैं। और उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो कि फ्रांसीसी क्रांति से विश्व को मिले हैं या फ्रांसीसी क्रांति के उद्गम थे। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका उद्गम कहाँ था? फ्रांसीसी क्रांति से था। ऐसा क्वेश्चन भी इसको घुमा करके बना सकते हैं। तो कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं जो हमारे यहाँ मूल अधिकार के रूप में हमें अधिकार मिले हुए हैं? ये सारे अधिकार कहाँ से, किस क्रांति के द्वारा मिले हुए हैं, उद्गम माना जाता है किस क्रांति से? तो ये मूल अधिकार ही इसमें लिखने हैं, मूल अधिकार। और ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक अधिकार। ये जो हमें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये सारे अधिकार कहाँ से मिले हैं? इनका उद्गम स्थल कहाँ है? फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है, जो कि पूरे विश्व को मिले हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई, मताधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई, सरकार के
विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए जनता को अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया और संपत्ति का विभाजन लोगों में कर दिया गया। संपत्ति के विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जो केंद्रीकृत संपत्ति थी, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में जो संपत्ति केंद्रित होती थी, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इसी तरह से शासन के विकेंद्रीकरण की भावना का विकास किससे हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ। और महिला तथा पुरुषों के कार्य के घंटे यानी मानवाधिकार जो था, मनुष्य के अधिकार, मनुष्य के विकास के लिए मनुष्य को विभिन्न अधिकार जो प्रदान किए गए, उसका प्रेरणा स्रोत कौन था? फ्रांसीसी क्रांति थी। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों ने अपने इन्हीं मांगों को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष किया और तब जाकर के अंततः उन्हें सफलता मिली और फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और जारशाही शासन, फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। तो इस प्रकार जो फ्रांसीसी क्रांति ने अधिकार प्रदान किए, उससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ और पूरे विश्व के लोगों को ये अधिकार संविधान बना करके अपने अपने देश की जनता के विकास के लिए दिए गए। तो बच्चों, इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, जो हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि इतने अधिक क्वेश्चन आंसर को एक वीडियो के द्वारा समझा पाना पूरे चैप्टर को असंभव है कि पूरा क्वेश्चन आंसर हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो नहीं लिख पाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को हमने पूरे चैप्टर के सारांश को शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है। आप चाहें तो उसको मिला करके लघु आंसर दे सकते हैं। जो लघु क्वेश्चन है उसके आंसर भी दे सकते हैं, जो हमने वीडियो दिया है पहले भेजा है। तो आज पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे।